नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, आईसीटी और पेडागोजी। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में है। और हम देखेंगे आए हुए प्रश्न, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2024 में, उसमें 5 पेपर हुए थे। राजनीति है, हिंदी है, इतिहास है, उसके अलावा अंग्रेजी है और संस्कृत है। तो ये जो 3 है, अंग्रेजी वाला और संस्कृत वाला छोड़ दें क्योंकि उनका माध्यम फिर वो ही है, तो वो बस की बात नहीं है। तो ये जो 3 है वो मैं आपको इसमें करवाऊँगा, इतिहास, राजनीति और हिंदी। यानी अपने पास में 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि लगभग 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, 30 आईसीटी के, 30 पेडागोजी के। तो ये प्रश्न, संस्कृत विभाग का पेपर काफ़ी व्यवस्थित होता है, प्रश्नों का स्तर भी अच्छा है। तो इनको देखने से आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं या उसके आसपास के रिपीट हो सकते हैं, तो इनका गहन अध्ययन जरूरी है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि अब क्या होगा कि ये जो मनोविज्ञान है ना, ये उठा के फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। यानी पहले 10 से 15 भी आ जाते थे प्रश्न, सेकंड पेपर में आया करते थे। और इनके 30 क्वेश्चन आते थे। सेकंड पेपर में 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आपके इन तीनों के, 150 क्वेश्चन जो होते आए हैं। तो अब मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में आ गया है। अब चूंकि फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन है, अब मनोविज्ञान को कितना कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसमें शैक्षिक प्रबंधन के अनुमान है ये मेरा मोटा मोटी, कि शैक्षिक प्रबंधन के 10 क्वेश्चन आ जाए, 5 मनोविज्ञान के आ जाए। इस प्रकार से वो एडजस्ट कर सकते हैं, 5 ही इसकी यूनिट है। आईसीटी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वायरस है, डिवाइसेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनसे संबंधित। उसके अलावा इनका प्रयोग अनुदेशन है जो सिलेबस में दे रखा है, इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक सामग्री, उससे संबंधित इसके प्रश्न आएंगे। पेडागोजी का मतलब हो गया शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित जो कुछ प्रश्न है, वो जो है आपके इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान वाला देख लेते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे आपको अपना मूल्यांकन भी करना है कि भाई आपके इसमें कितने सही हुए। 30 प्रश्न है, तो मेरे विचार से आप अगर कॉमन सेंस से भी करें, यानी अब तक जो आपने पढ़ रखा है उसके आधार पे भी करें, तो भी आप 15 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, एरिक्सन का आया है प्रश्न। एरिक्सन एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये भी याद कर लेना, कई बार सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। फ्राइड का तो है मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक। और मनोसामाजिक जो है वो एरिक्सन का है। ये कहता है कि भाई हम समाज के साथ साथ जो है उसका मानसिक विकास होता है बालक का। तो इसने 8 अवस्थाएं जो है वो बताई है। देखो, ए से एरिक्सन, ए से एट, एट होता है ना, एट, 8, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि प्रश्न क्या है कि कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता, स्वायत्तता स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की जो अवस्था है, शर्म की शर्माना, स्वतंत्रता और शर्माना, एवं शंका से पहले और बाद में आता है। कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले और बाद में आता है। तो अब आपको इसकी 8 अवस्थाएं याद है ना, या मान लो आपको पहली दूसरी शुरुआत की भी याद है, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहल बनाम दोष और परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता तथा पहचान बनाम भूमिका, बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो देखो, इसमें मित्रों जैसे जो 3 नंबर है ना, कि भी बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास, ये अवस्था। और इसके क्या पूछा है, इससे पहले, स्वायत्ता से पहले और इसके बाद पहल बनाम दोष। अब इसके लिए मुझे आपको इसके जो 8 जो है वो दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखानी होगी 8 चरण एरिक्सन के, ये आपको याद भी हो जाएंगे। देखो, पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। इस अवस्था में है ना, ये पहली अवस्था। तो विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ भी देखिए क्या पूछा गया है, बेसिक विश्वास बनाम अविश्वास, पहली अवस्था हो गई। उसके बाद में क्या आ रहा है,
दूसरी है स्वतंत्रता बनाम श्रम और संदेह है। तो स्वतंत्रता वहां नाम दिया है स्वायत्तता, और बनाम संदेह है यानी बच्चे अपने आसपास के वातावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रयास करते हैं। यदि उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो आत्मविश्वास विकसित करते हैं, या शर्म और संदेह की भावना अनुभव करते हैं कि भाई पहले वो आज़ादी से काम करेगा, कुछ टोक दिया तो उसको शर्मिंदा होगा कि अरे ये गलती हो गई। तो ये अवस्था, और फिर ये पूछा है, इसके पहले की पूछी है और इसके बाद की पूछी है। पहल बनाम अपराध बोध, तो देख लीजिए आप, जैसे पहल बनाम दोष, यानी पहल बनाम दोष या अपराध बोध। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने आसपास की दुनिया को तलाशते हैं, पहल करते हैं, कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रयास करते हैं, और नहीं प्राप्त होता है तो उनको थोड़ा अपराध बोध महसूस होता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया? ये पूछा गया कि स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह वाली जो अवस्था है, इसके पहले और इसके बाद क्या है, यानी दूसरी अवस्था के पहली क्या है, बाद की क्या है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे पहली तो अवश्य याद होगी ना, तो भी आप पहचान सकते हैं। पहले शुरुआत की अगर दो भी याद होती ना तो आप इस प्रश्न को कर सकते हो। फिर उद्योग बनाम हीनता है, पहचान बनाम भूमिका है। 5 मैं से ट्रिक से भी बताता हूँ। 5 से पहचान, ठीक है। 6 से अंतरंगता, है ना, अंतरंगता। 7 में जनन क्षमता, 8 में अखंडता। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। आगे दूसरा प्रश्न क्या है, देखो। दूसरा प्रश्न जो है वो है सूची। इसको थोड़ा जूम ही कर लेते हैं, आपकी सुविधा रहेगी। सूचियां हैं दो, प्याजे। प्याजे का संप्रत्यय का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, मिलान करना है आपको। ये वैसे तो कठिन लग रहा होगा बड़ा देख के प्रश्न को। देखो, पहला है संरक्षण, दूसरा है केंद्रण, तीसरा है विलोमता, चौथा है अहम केंद्रण। तो आप इनको मिलान करो और बताओ इसमें क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉपी में नोट कर लो, सोच लो आप। अब देखो, इसमें एक इतना सरल है कि बाकी कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिवर्सिबिलिटी है, हिंदी में विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो तीसरा सी में है किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता, विलोमता, संज्ञान जो संप्रत्यय है उसमें। तो सी में चौथा, देखो ये एक ही जगह है, नहीं सी में तीसरा, सी में तीसरा जो ना, हाँ ये एक ही जगह है, चौथा क्या। सी में तीसरा एक में दिया है तो काम हो गया ना अपना। अब बाकी मिलान कर लो या वैसे भी देख लो। ए में दूसरा संरक्षण, संरक्षण कहता है कि यह सिद्धांत, अब देखो प्रश्न देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, परंतु एक ऑप्शन इतना सरल दे दिया कि बस थोड़ा सा धैर्य से आप करते तो आप कर सकते थे। भले ही मत पढ़ा हो, विलोम तो सब जानते ही है। संरक्षण, यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन। तो ये संरक्षण का सिद्धांत है कि मात्रा जो है, क्वांटिटी है, वो स्थिर रहती है। ये संरक्षण होता है। केंद्रण, केंद्रण में चौथा है, क्या है इसमें, कि परिस्थितियों के केवल एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। ये हो गया केंद्रण, केंद्रीकृत हो गया, किसी एक चीज पर फोकस कर दिया। उसके बाद में सी में तीसरा हो गया, डी में पहला अहम केंद्रण। अहम की जो भावना है, ईगो सेंटर, तो कि उसके सोचने का ढंग एकमात्र संभावना है। ये भी आप कर सकते हो कि अहम है, ईगो है, उसको लगता है कि मैं जो निर्णय दिया वो ही सही है। तो समझ गए। तो ये जो प्रश्न है वो, इसको हम देखने में कठिन कहेंगे परंतु हकीकत में कठिन नहीं था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगों की विशेषता नहीं है, ये आपको देखना है। व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, ठीक है। संवेग, संवेग जान गए ना, इमोशंस। तो व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है क्या, बिल्कुल। अलग अलग व्यक्तियों में संवेग अलग अलग तो होते ही है ना। कोई ज्यादा क्रोधी होता है, कोई हंसमुख होता है। विकास की सभी अवस्थाओं में उपस्थिति होती है। तो बाल्य अवस्था में भी संवेग होते हैं, किशोर अवस्था में भी होते हैं, तो ये भी हम सही मानेंगे। विस्थापन का गुण मौजूद होता है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापन का मतलब हो गया कि भाई जैसे कोई बच्चा, या विस्थापन का मतलब इस चीज को उठा के यहाँ रख देना, ये विस्थापन होता है। वैसे तो ये पेन है, यहाँ की बजाय मैंने वहां रख दिया, ये पेन का विस्थापन हो गया। अब यहाँ संवेग का विस्थापन है कि कोई बच्चा बहुत क्रोध में, अचानक उसको टॉफी दी, खिलौने दिया, खुश हो गया, तो क्रोध का संवेग विस्थापित होके प्रसन्नता का संवेग आ गया ना। तो ये भी होता है। आगे देखो, संवेगों को का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि संवेग की विशेषता नहीं है। 3 तो है, अब चौथे में दिक्कत क्या है कि संवेगों का जागृत होना। मान लीजिए संवेग जागृत हुआ, खुशी का और बुद्धि आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होती है। तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि का एक अलग मैटर है, संवेगों का एक अलग मैटर है। तो दोनों एक दूसरे से मतलब पॉजिटिवली संबंधित होते हैं। तो ये जो है बात पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, कि संवेग जागृत हुए और बुद्धि दोनों ही सकारात्मक रूप से संबंधित है, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब किशोरावस्था है तो आप सोच लीजिए कि 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष का बालक आपके सामने है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके संज्ञानात्मक विकास की हम बात कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास वैसे दिया ही है उसने, पियाजे ने। तो उसके लक्षण में कौन से हैं निम्नलिखित में से? तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कल्पना किशोरावस्था में कल्पना होती है क्या? कल्पना में उड़ान भरता है क्या? तो हम कहते हैं ना दिवास्वपन, जब किशोरावस्था की विशेषताएं, तो ये तो होगी। चिंतन और तर्क तो होगा ही, किशोर है तो तर्क तो करेगा ही, माता पिता से लेके सभी लोगों से। अमूर्त मनोभाव और ध्याना अवधि में वृद्धि। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में 3 ही दिए हैं, चारों कहीं नहीं दिए हैं, 3 दिए हैं। अब 3 का मतलब हो गया कि भी ए और बी तो सब जगह होना चाहिए। पहले आप यहाँ देख लीजिए प्रश्नों को। अब ए जैसे देखो, इसमें ए नहीं है, ठीक है, ए और बी, इसमें भी ए और बी नहीं है। अब ए और बी इसी में है, तो दोस्त एक बात बन गई ना अपनी। अब यहाँ पे अमूर्त मनोभाव और ध्यानावधा में वृद्धि में आप मान लो कंफ्यूजन हो रहे हैं कि भाई ध्यान में वृद्धि होती है कि नहीं होती। तो देखो, ध्यान में वृद्धि तो होगी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा है, छोटा बच्चा वो चंचल होता है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो वो चीज़ों पर केंद्रीकरण सीख जाता है। तो ध्यान अवधि में वृद्धि होगी। ठीक है, ए बी डी। किसी ऑप्शन में वो चारों देते हैं ना, तो जरूर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब बात आती है अमूर्त मनोभाव। तो ये इसमें जो है ना, इसमें शामिल इन्होंने नहीं किया है किशोर अवस्था में। एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, हालांकि देखो मूर्त और अमूर्त, मूर्त का मतलब जो चीज़ सामने है उसके बारे में विचार करना, अमूर्त का मतलब चीज़ें सामने हैं उनके बारे में विचार करना। तो हालांकि ये लक्षण भी होता तो है, परंतु इन्होंने उत्तम उत्तर को चुनने का कहा है ना। तो अपने को उत्तम सर्वोत्तम में फिर अपने ध्यानावधि में वृद्धि जो है ये सर्वोत्तम है, तो ये होगा। अब है ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में बालक, अब ब्रूनर जो है अवधारणा, सूत्रीकरण और गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं। अब देखो ये ब्रूनर, ये वैसे ही एक एरिक्सन की तरह आपको ब्रूनर का भी जो अवस्थाएं हैं तीनों वो आपको आनी चाहिए। आपने पढ़ रखी है तो आप इसको कर सकते हैं। है ये सरल ही, वैसे कठिन नहीं है ये। तो इसमें क्या है, जैसे कि क्रियात्मक अवस्था मतलब क्या कहा है कि बालक अवधारणा, है ना, कंसेप्ट, सूत्रीकरण, सूत्र बनाना, गणना करना, गिनती वगैरह गणित आदि सीख लेते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये जो अवस्था है, मूर्त संक्रिया तो आपको पता है प्याजे वाली है, संकेतात्मक सिंबॉलिक ये, और प्रतिबिंब आइकॉनिक, और क्रियात्मक। तो यहाँ पे जो है ना संकेतात्मक होगा। और अब आपको ब्रूनर का जो है वो दिखा भी देते हैं उसका पूरा सिद्धांत, ताकि आगे परीक्षा में अगर आए तो आप उसको, इसका आप ये पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ये जो है ना वो राजनीति विज्ञान वाली, और ये भी भेज दूंगा, आप देख लेना। 8 चरण हो गए, और ये ब्रूनर का है। देखो ब्रूनर क्या कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास जो है या संज्ञानात्मक विकास है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। देखो ब्रूनर, ब्रूनर को आप वैसे इस रय को भूल जाओ तो 3 अक्षर रह होते हैं ब्रूनर में। तो 3 अवस्थाएं बताई है, एक तो क्रियात्मक और प्रतीकात्मक, और ये प्रतीकात्मक तो इंग्लिश में हो गया इसलिए डबल आ गया, आगे नीचे देख लेंगे हम। क्रियात्मक इनेटिक, प्रतीकात्मक आइकॉनिक, और ये है सिंबॉलिक। इंग्लिश से आप ध्यान रखना, सिंबॉलिक। वहां पे ऑप्शन क्या दिया है देखो, संकेतात्मक नाम यहाँ पे आएगा सिंबॉलिक का। प्रतीकात्मक के बजाय आप क्या याद रख लोगे यहाँ पे, संकेत, सिंबल होते हैं ना, सिंबल। जैसे व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं, इस्माइल का भेजा तो संकेत किया आप खुश है,
आपने नाराज वाला भेजा, लाल वाला भेजा, तो आप समझ गए सिंबल है कि भाई वो नाराज है, तो सिंबल यानी कि संकेत, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं आप याद कर लो। क्या कह रहा है ये कि क्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा मुख्य रूप से क्रिया और अनुभव के माध्यम से सीखता है। उदाहरण के लिए बच्चा किसी वस्तु को छू कर, हिलाकर, घुमाकर, खिलौना होता है ना, तो उसको पूरा एकदम मिस्त्री बन जाता है ना उसका, तो ये होगी क्रिया, एक्टिविटी के द्वारा। दूसरा है आइकोनिक, आइकन यानी प्रतीक। इस अवस्था में बच्चा वस्तु या घटनाओं का मानसिक प्रतिनिधित्व करने लगता है, मानसिक छवियां बनाने लगता है, क्योंकि वह चीजों को, जैसे मान लो हर चीज हाथ में आनी संभव नहीं है, तो फिर वह केवल आइकोनिक रूप से उसको समझता है। तीसरा है सिंबॉलिक। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सोचता है। प्रतीक जैसे भाषा है, गणित है और विज्ञान है। अब गणित को तो, या मान लो भाषा को, हम कोई उठा के ऐसे दे नहीं सकते खिलौने की तरह कि लो इसको तोड़ो, खेलो, चेक करो, तो इनमें प्रतीक होते हैं। ये अवस्थाएं एक क्रम में होती है, लेकिन ब्रुनर का मानना था कि ये अवस्थाएं अनिवार्य रूप से संबंधित और अपरिवर्तनीय नहीं है। यानी कि जो तीन अवस्थाएं हैं, इसकी आपको ट्रिक बना लो, EIS बना लो, या तो पहले इनएक्टिव क्रियात्मक, या कैफ है कोई, ऐसी कोई आप ट्रिक बना लेना, अभी मैंने इस पर गौर किया नहीं। तो EI और S, ठीक है, सिंबॉलिक। ये कह रहा है कि वैसे ये क्रम से होती है, परंतु कोई ऐसे शाश्वत नियम नहीं है। तो अब अपना प्रश्न क्या था कि भाई गणित है, विज्ञान है, भाषा संबंधी है, वो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। जैसे हिंदी आप ग्रामर सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस वगैरह तो सारे प्रतीक ही चलते हैं उसमें, उसके माध्यम से सीखा जाता है। तो ये है उसका। अब प्रश्न क्या था देखो, प्रश्न था कि भाई बालक सूत्रीकरण गणना सीख रहा है, तो सिंबॉलिक, देखो ये ई, फिर ये इकोनिक, आइकोनिक, और ये सिंबॉलिक। तो अब आप तीनों समझ गए होंगे। इनेटिक्स क्रिया वाली हो गई, आइकोनिक, आइकोनिक जैसे हो गई कि भाई दूसरे जो गतिविधियां हैं उनको देखकर मानसिक प्रतिनिधित्व, मानसिक रूप से घटनाओं की छवियां बनाना, इमेज बना के। और सिंबॉलिक जो है वो गणित और भाषा, इसे याद रख लेना। और वैसे गणित के सिंबल होते हैं ना, पाई, जैसे आप ट्रिक से, पाई वगैरह से ट्रिक से याद रख लेना, सिंबॉलिक नाम आते हैं, आप गणित याद रखे लेना। ठीक है, तो संकेतात्मक इंग्लिश में न भी कई बार आप, बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश वाला देखना भी, सिंबॉलिक, संकेत। ठीक है, हो गया क्लियर। इधर और क्या लिखा हुआ था, इधर ये देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको बता देते हैं। यस गुरु एप्लीकेशन है, एक तो यस गुरु है जिसपे टेस्ट सीरीज है, एक यस गुरु प्राइम है इस पर कोर्सेज है। तो जैसे अगर आप स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, या सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके वाला, या फिर हिंदी सेकंड ग्रेड का पेपर, नीट मेंस, राजस्थान जीके आदि आप तैयार करना चाहते हैं, तो यस गुरु ऐप जो, उससे जुड़ जाइए। और आप अलग अलग पार्ट तैयार करना चाहते हैं इसके इसके जो ये जो ग्रेड फर्स्ट है, या मान लो ग्रेड सेकंड है, इन सब के जो वीडियो कोर्सेज है वो आपको यस ग्रुप प्राइम पे आपको मिलेंगे। उसके अलग अलग पार्ट भी है और कंबाइंड भी। ठीक है, अब अपन वापस आ जाते हैं इस पे। अब अगला देखते हैं। विज्ञापन ये एक ही था, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बताना भी ज़रूरी होता ना। कई बार विद्यार्थी तलाश करते हैं अच्छी टेस्ट सीरीज और पता नहीं होता। तो देखिए, जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, उसे क्या कहा है। देखो, पुनर्बलन आप जानते हैं ना कि बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसको प्रमाण पत्र दिया, ट्रॉफी दी, कोई पुरस्कार दिया, शाबाश कहा, तो पुनर्बलन हो गया। तो प्रत्येक अनुक्रिया को करने के बाद, आफ्टर ईच, है ना, प्रत्येक क्रिया के, तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया, आपने उसको तुरंत जो है वो कोई इनाम दे दिया, ट्रॉफी दे दी, तो ये क्या कहलाता है, आंशिक, सतत, अंतराल या अनुपात। तो देखिए, आंशिक का मतलब तो कोई टुकड़ों में होता है, उसको हल्का सा उसको दिया। अंतराल का मतलब गैप देकर, ये कोई काम का भी नहीं है, आज काम किया 6 महीने बाद इनाम दे रहे हो, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सतत होगा, देखो, कंटिन्यू, कंटिन्यूसली। ठीक है, री इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट, कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षीकरण जो है ना, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो समानता का नियम, निकटता का नियम, प्रभाव का नियम, स्थानांतरण का नियम।
प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? बताओ। परसेप्चुअल ऑर्गेनिज्म, समानता का नियम, निकटता का, प्रभाव का, स्थानांतरण का। तो प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें तो समानता का नियम उसमें आ जाता है, निकटता का भी उसमें आ जाता है कि भाई आप समान चीजों को देखकर प्रत्यक्ष कर सकते हैं, नजदीक हो। स्थानांतरण भी होती है। प्रभाव का जो नियम है ये वो थार्नडाई वाले जो है ना, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव सीखने का, उसमें संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म जो संरचनावादी है, वुंड है, डिचना, तो अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव पर आधारित है, अधिगम निष्क्रिय होता है, शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। तो देखो यहाँ पे अधिगम निष्क्रिय होता है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। रचनावादी है, संरचनावादी है, उनके अनुसार क्या होगा? शिक्षक ज्ञान का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी कोई बात जच नहीं। अब आप इन दो पे आइए। अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित होता है, रिपीटेशन, बार बार रिपीट, या फिर अधिगम अनुभव पर। तो ये अनुभववादी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जो अनुभववादी हैं उनके अनुसार अधिगम अनुभव पर आधारित है। हम अगर चीज़ों को खुद अनुभव करते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं तो फिर हम सीखते हैं, और अनुभव किया हुआ लंबे समय याद भी रहता है। नेक्स्ट देखिए, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है या प्रदर्शित क्या करता है? यानी हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो व्यक्ति, उसका खुद का और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। तो ये किससे संबंधित है बताओ? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध क्या कहता है, आपको याद होगा? वो तो कहता है कि भाई जैसे वो ध्वनि के साथ में जोड़ना, तो इस प्रकार से। थार्नडाइक है संयोजनवाद, थार्नडाइक का, वो भी अभ्यास को मानता है, तत्परता को मानता है। लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र और स्किनर का क्रिया प्रसूत। तो ये तीनों तो एक ही चीज को है ना, अधिगम को ही बार बार उसमें तत्परता बता रहे हैं, उसमें अभ्यास बता रहे हैं, पुनर्बलन बता रहे हैं। लेविन का जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्र सिद्धांत, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई जैसे क्षेत्र, यानी उसका जो यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी, तो क्षेत्र का मतलब वहाँ का वातावरण हो गया। तो वातावरण से संबंधित अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ये। ब्रूनर पुनः आया है, अभी हमने ब्रूनर का देखा ही था, तीन उसके जो विकास के अवधारणा कि रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा, अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसके द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। बताओ, स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके वो सीख रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो निर्देशित है क्या भाई? गाइडेड तो कैसे हुआ बताओ? उसको स्वयं ही सीख रहा है ना, स्वयं के प्रयासों से। बच्चे खुद भी तो सीखते हैं नॉर्मली वातावरण के साथ में। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो निर्देशित नहीं होगा। संप्रत्यय, अवधारणा वाला, उसके अलावा अन्वेषण, डिस्कवरी। डिस्कवरी में तो क्या होगा कि भाई स्वतंत्र रूप से नहीं है उसमें, तो वो मान लो ये तो नेचुरल रूप से सीख रहे हैं, उसमें कुछ विशेष टारगेट दिया जाता है, अभिक्रमित भी नहीं है। तो ये जो है ना संप्रत्यय, ये होगा कंसेप्चुअल लर्निंग, इसको कहेंगे ब्रूनर वाला। अगला ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है? क्या है, कहाँ रह गए? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अब ये तो आप एकदम सरल लिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, क्या? संवेगात्मक है, स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता, नियमित जीवन गतिविधियां। तो देखो आत्मविश्वास होना चाहिए। संवेगात्मक अस्थिरता, ये अच्छी चीज थोड़ी है। संवेग कभी चिड़चिड़ा हो गया, कभी खुश हो गया 2 मिनट में, तो छुई मुई की तरह नहीं होता। जैसे जो समझदार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति होते हैं उनके संवेग भी थोड़ी स्थिर होते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता ये होनी चाहिए। नियमित जीवन गतिविधि, थोड़ी नियमितता भी होनी चाहिए। तो ए सी डी इसका उत्तर हो जाएगा, ए सी डी। नेक्स्ट हम देखें, एक बालक अपने अभिभावकों का गुस्सा अपने छोटे भाई पर। तो ये वो समायोजन वाला टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आया है कि भाई अपनी जो चीज है उसको दूसरे के ऊपर डाल दी, छोटे भाई पे निकाल दिया, ठीक है? सासू जी ने कुछ कहा
पत्नी ने गुस्सा पत्ते पे निकाल दिया, तो किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, विस्थापन। ठीक है, तो अपने जो अंदर गुस्सा था उसको निकाल के उस पे डाल दिया, तो उसका क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, स्थान चेंज कर दिया उसका, खुद का माइंड अब यहाँ से निकाल दिया, खुद का माइंड फ्री हो गया, और अब इसके टेंशन आ गई छोटे वाले के, वो जाने। तो बालक है, बालक को गुरुजी ने पीटा, तो छोटे भाई को पीट दिया उसने आके, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। आगे हैं सूची 2, स्वयं की भावना को जानना, संबंधों को संभालना, भावनाओं का प्रबंधन, स्वयं को प्रोत्साहित करना। तो इससे संबंधित क्या क्या चीजें होगी इसमें? अब इसमें आप देखिए, जैसे दूसरों की भावनाओं को, अपने कौशलों को क्षण, आप देखो पहले इसको थोड़ा पढ़ो क्या इसमें। तो यहाँ पे देखिए कि भी स्वयं की भावना को जानना, पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, खुद की भावनाओं को हम जानते हैं, समझ रहे हैं, ओवन इमोशंस, तो लक्ष्य प्राप्ति, संवेग, दूसरों की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को, तो देखो स्वयं और यहाँ पे अपनी, और कहीं अपनी भी नहीं है, अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना, तो वो क्या हो गया, ये। अब ए में चौथे के हिसाब से तो आपको और कुछ मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है वैसे, फिर भी अपन बाकी और देख लेते हैं। बी में तीसरा, संबंधों को संभालना, यानी दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल, तभी तो संबंध संभलते हैं। माता जी है, पिताजी है, पत्नी है, भाई है, स्टूडेंट्स है, समाज के लोग हैं, मित्र है, तो दूसरों की भावनाओं को भी थोड़ा व्यवस्थित करना, समझना। भावनाओं का प्रबंधन, तो सी में दूसरा, संवेगों और भावनाओं को संभालना, ये भावनाओं का प्रबंधन होता है कि भाई अपने को गुस्सा आ रहा है, फिर भी अपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं परंतु आपको पता है कि यहाँ वातावरण भी ठीक नहीं है, तो अलग अलग। स्वयं को प्रोत्साहित करना, तो ये हो गया लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना। जैसे मान लीजिए अब आप सोचते हैं कि एग्जाम का कम समय रहा है, आप अपने माता पिता की सपनों को देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं, तो वो हो गया ना प्रबंधन। तो इसका ये हो गया पहला। उसके बाद में किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? मानसिक समस्या है उनके, कोई टेंशन है दिमाग में, उनकी कोई गोपनीय समस्या है। अब गोपनीय समस्या किशोर है तो शारीरिक हो सकती है, उसके कुछ संबंधों को लेकर हो सकती है, मित्रों या कोई, तो उनके निराकरण हेतु मान लीजिए आप उसको कोई निर्देशित किया जा रहा है, गोपनीय है, ध्यान रखना। तो व्यवसायिक, व्यवसायिक तो देखो वो क्या कैरियर में करना चाहे वो हो गया। व्यक्तिगत, सहयोगात्मक, शैक्षिक, शैक्षिक पढ़ाई से संबंधित हो गया। अब आप देखो व्यक्तिगत है या सहयोग वाला है, कोऑपरेटिव है या पर्सनल है, तो ये गोपनीय है ना, तो ये पर्सनल मैटर है, कहते हैं ना पर्सनल, तो ये पर्सनल हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत। आगे निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन परामर्श के में आकलन की अप्रमाणीकृत तकनीकें कौन सी है? मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन और परामर्श। ठीक है, निर्देशन की जो टेक्निक्स है, निर्देशन यानी गाइडेंस, और परामर्श यानी काउंसलिंग, आप इन शब्दों को भी ध्यान रखें, काउंसलिंग और गाइडेंस। उसके लिए आकलन की अप्रमाणीकृत, अपने को प्रमाणीकृत को ढूंढना है और अप्रमाणीकृत को छांटना है। अप्रमाणीकृत, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो प्रश्नावली, अभिक्षमता, समाजमिति, व्यक्तित्व परिसूची, तकनीकें कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे ए और सी जो है वो उत्तर होगा, यानी ए मतलब प्रश्नावली और सी समाजमिति, इनको अप्रमाणीकृत माना गया है। इसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के लिए निर्देशन है, जबकि अभिक्षमता जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रमाणित विधि है। और पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, व्यक्तित्व परिसूची है, वो भी इसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आ जाता है। तो बी और डी इसका सही होता है ना। तो अपने ये तो प्रमाणीकृत है, ये तो हो गई प्रमाणीकृत। मान लो आगे कहीं पूछ ले प्रमाणीकृत, तो ये अप्रमाणीकृत है, तो ए और डी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए और
ए और सी, ए और सी नहीं, ए और सी ये दो। प्रश्नावली जो विधि होती है ना, उसमें कहीं मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ी आता है, उसमें व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की तकनीक की आंतरिक बाधा नहीं है? तो ये भी देखो सिंपल है, वैसे सरल है कि संप्रेषण की आंतरिक बाधा, संप्रेषण जो तकनीक है, यानी कि जैसे मान लो अभी आप देख रहे हैं संप्रेषण हो रहा है, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, तो यहाँ पे आंतरिक बाधा में नहीं है पूर्वाग्रह, ध्यान न देना, अदृश्यता, खराब पूर्व ज्ञान। तो पूर्वाग्रह है और पूर्व ज्ञान तो एक जैसी सी बात ही है भाई। बाहरी क्या होगी, संप्रेषण जो है उसमें बाहरी बाधा क्या हो गई, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, साफ दिख नहीं रहा है, मान लो अभी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाए, मैं चेक करता रहता हूँ ना बार बार, इधर मॉनिटर रखा हुआ है, मैं देखता रहता हूँ ब्राइटनेस ब्राइटनेस सही तो है ना, सही दिख रहा है ना। तो संप्रेषण की वो तो बाहरी बाधाएं हो गई। आंतरिक में क्या होता है, आपके दिमाग में पहले से बैठ गया कि नहीं नहीं गुरुजी बकवास कर रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसे कर रहे हैं, क्या काम का है ये, तो पहले बैठ गया अपने दिमाग में, तो वो पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है, खराब पूर्व ज्ञान, तो ये तो इसमें आए गए ना। फिर ध्यान न देना और अदृश्यता, तो ध्यान न देना भी देखो, ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब या तो अपनी रुचि नहीं है, या अपने पूर्वाग्रह की ये तो ऐसे सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, या कोई काम का नहीं है, अपने अपने क्या मतलब है। तो वहां पे हम तीनों चीजें सेम आ गई। तो अदृश्यता जो है ना, ये दृश्य या अदृश्य, अब मान लो ये बोर्ड है एकदम गहरा काला हो जाए या ज्यादा ब्राइट हो जाए तो दृश्यता नहीं रहेगी, तो वो कौन सी है, तो ये बाहरी है। ठीक है, तो ये संप्रेषण भी आपके टॉपिक है, और संप्रेषण क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वो सब, और उसके अलावा उसकी बाधाएं क्या है वो सब। कक्षा, कक्ष में, ठीक है, क्लास में श्रव्य और दृश्य सामग्री है। श्रव्य जानते हो जो सुनाई दे रहा है, दृश्य है तो ये अपने श्रव्य दृश्य दोनों है, का उपयोग करते समय इसके चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए? प्रयोज्यता, उपलब्धता, प्रासंगिकता। यूजेबिलिटी, देखो प्रयोज्यता समझ, प्रयोजन का मतलब ऐसे उद्देश्य होता है, इधर क्या करा यूजेबिलिटी, यूज आना चाहिए भाई, ऐसी कोई चीज जहाँ सर्वे दृश्य दिखाना है तो वहाँ वो काम का मालूम भूगोल पढ़ाना है, तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, आप अगर नक्शे वगैरह देखें और देखें। उपलब्धता अवेलेबिलिटी और प्रासंगिकता रिलेवेंस, तो तीनों ही होने चाहिए इसमें, तो ए बी सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही सकारात्मक है, कोई भी इसमें नकारात्मक पॉइंट होता तो उसको अपना हटा देते। अग्रिम संगठन प्रतिमान में के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ क्या है? प्रगतिशील विभेदन, अब देखो अग्रिम संगठन प्रतिमान है ये, प्रोग्रेसिव डिफरेंशियल इन द कंटेंट्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अग्रिम संगठन प्रतिमान, इसमें प्रगतिशील विभेदन क्या है? तो पहले आप ऑप्शन को पढ़ो। पहले विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर सामान्यीकरण किया जाता है। प्रगतिशील विभेदन, ठीक है, विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशिष्ट, विशिष्ट उप अवधारणा पहले प्रस्तुत की जाती है, सामान्य और विशिष्ट में कोई सह संबंध नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? अनुत्तरित। तो देखो इसमें अपने, आप अगर हम देखें तो विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशिष्ट विचार। इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा आईसीटी, ये एक विषय लिया, तो सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं कि भी इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण भी आ जाएगा, सूचना भी आ जाएगी, कंप्यूटर के बारे में आ जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, पढ़ने में जो सहायक है, शिक्षण सहायक सामग्री है, इंस्ट्रक्शन है, अनुदेशन है, वो आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, सामान्य विचार पहले प्रस्तुत कर दिए। अब कहते हैं कि चलो आओ अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, फिर हार्डवेयर पढ़ा, फिर ये मान लो इंटरनेट पढ़ा, तो फिर विशेष, तो ये वही अपने जो है ना सामान्य से विशेष की ओर। तो ये अग्रिम संगठन प्रतिमान है, इसमें प्रगतिशील विभेदन इसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव विभेदन, यानी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव विभेदन। आगे, सहयोगी अधिगम प्रविधियों के संदर्भ में, सहयोगी अधिगम, ये देखो नाम का एक खेल है, यहाँ पे और कोई उलझा सकते नहीं आपको तो शब्दों में, तो आप अंग्रेजी वाले भी देख लिया करो। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, टेक्निक्स, अधिगम प्रविधि, अब प्रविधि का मतलब टेक्निक, अब आप टेक्निक तो जानते हैं कि भी पढ़ाने की टेक्निक है, पढ़ाने की कला है, ये तरीका है, परंतु प्रविधि नाम आ जाए हिंदी में तो थोड़ा सा ऐसे रह जाता है।
तो लर्निंग टुगेदर जो है ना युग्म गलत है, तो ये गलत है, ये तो रटने वाली सी चीज़ है, आप इसको रट लेना। जिग्सा एरोसन का है, ये सही है। स्टूडेंट टीम सलाविन का है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शरण का है, ग्रुप की शरण में चले गए। हो सकता है आगे कोई ऐसा फैक्ट वाला आ जाए, तो ये फैक्ट वाला है, कहीं रट रखा है तो काम आ सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रचनावादी उपागम की विशेषताएं कौन सी है? रचनावादी उपागम जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो इसका ये मेरे ख्याल से तीसरा प्रश्न आ गया ये ना। तो इसकी विशेषताएं कौन सी है? अच्छा, क्योंकि विशेषताएं पूछी है, चार दी है ना, तो ऊट जरूर होगा इसमें। तो देखो पहला क्या है, ध्यान सिखाने पर नहीं बल्कि सीखने पर होता है। फोकस जो होता है ना इज ऑन लर्निंग, लर्निंग पर। ठीक है, विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से अर्थ निकालते हैं। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक एवं छात्र केंद्रित होती है। तो बातें तो वैसे तीनों ही अच्छी लग रही है ना, तो तीनों ही इसमें आ गई है। देखो ध्यान सिखाने पर नहीं होता बल्कि सीखने पर होता है। ठीक है, यानी फोकस। अब यहाँ पे ध्यान नाम आप आएगा मेडिटेशन से। आप इंग्लिश में देखेंगे तो फोकस, फोकस का मतलब समझ गए कि आपका जो पढ़ते समय जो ध्यान है वो सिखाएं के बजाय सीखें कैसे, उस पे रहता है ना, लर्निंग पे रहता है। तो रचनावादी में एक तो ये हो गया। दूसरा पूर्व ज्ञान का तो अनुभव, पूर्व ज्ञान का तो काम में लेते ही लेते हैं, और गतिविधियां परस्पर छात्र केंद्रित एक अच्छी मानी जाती है, तो तीनों इसका हो जाएगा। आगे हम देखें, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है। अब ये कंप्यूटर से संबंधित आ गए हैं, 141 से 50, एक दो मनोविज्ञान भी के भी आएंगे बीच में। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, एप्लीकेशन कोर्सवेयर। तो देखो हार्डवेयर जो होता है ना वो कंप्यूटर को संचालित नहीं करता। हार्डवेयर का मतलब जैसे पड़ा है मॉनिटर, माउस, वो अपने आप थोड़ी चलेगा, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उस चलाने के लिए। जैसे वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है तो जोड़ता है, तो वो कोर्सवेयर तो कोई पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित हो गया। एप्लीकेशन उसके अंदर के प्रोग्राम हो गए। तो हार्डवेयर को जो चलाने वाले होते हैं ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप अपने मनुष्य शरीर में देख लो ना, अपनी हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ जोड़ है, परंतु उनको, उन हड्डियों को, वैसे हड्डी मान लो टूट के बाहर पड़ी तो अपने आप नहीं हिलेगी, उसमें चेतना नहीं है, परंतु उन हड्डियों को जोड़ने के लिए मांसपेशियाँ, ऊतक, रक्त संचार, है ना, कई उसमें तंत्र होते हैं और वो सब जाके उसको एक्टिव करते हैं। वैसे ही इसमें कंप्यूटर में है। ये भी देखो अच्छा प्रश्न है, प्रणाली के निम्नलिखित घटन को। अब यहाँ प्रणाली है तो सोचेंगे प्रणाली क्या है, उधर देखो आप तो सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो कुछ भी हो, तो उसको सही क्रम घटक है। तो अब अदा प्रदा, तो ये क्या अदा है, ये वो अदा नहीं है। यहाँ अदा का मतलब है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। तो इसको आप सिंपल याद रख लेना कि भाई अपन पहले इनपुट देंगे। ये अपन ने कंप्यूटर में कोई कमांड दिया, मोबाइल में आपने वॉइस मैसेज डाला गूगल पे कि भारत विश्व की विभिन्न राजधानियाँ बताइए, तो आपने इनपुट दिया, उसने ढूंढा, प्रोसेस हुई, तो फिर प्रोसेस, और उसके बाद में उसने आउटपुट दिया कि ये रही आपकी राजधानी। आवाज़ भी आती है ना। तो ऐसे ही आप कंप्यूटर में कमांड देते हैं, प्रिंट का, प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर आया। तो इस प्रकार से इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो यहाँ पे अब आप जो है ना, और वातावरणीय संदर्भ ये बाद में रहेगा कि पहले रहेगा, तो देख लेते हैं अपन। पहले क्या आ जाएगा, इनपुट, तो पहले आ जाएगी अदा। अब यहाँ पे इनपुट जो है, ये सबसे पहले इनपुट ही आता है, तो बी यहाँ दो में दे रखा है। फिर इनपुट के बाद में प्रोसेस, डी, तो यहाँ डी। तो ये आपका काम हो गया, अब आगे कोई टेंशन नहीं। अब तीसरा ए का मतलब पर्दा यानी आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसके बाद में सी, वातावरणीय संदर्भ। ये बाद के हैं, वातावरण के जो संदर्भ है वो बाद की चीजें हैं। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित पहले से सीखे हुए कोई विशिष्ट विषय है, पहले से सीखे हुए विशिष्ट प्रकरण है, पूर्व ज्ञान है, उसको कवर करने के लिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का, कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो कौन सा मोड उपयोग में लिया जाता है? पहले से चीज सीखी हुई है और आप पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आप सीख सीख रहे हैं। जैसे मान लो आपको टाइपिंग आ रही है कुछ अंग्रेजी की, अब आप हिंदी वाली टाइपिंग सीख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं,
तो शैक्षिक खेल का तो कोई लेना देना नहीं है, देखो है ना। ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल तो वो हम देखते हैं ना, कोई ट्यूटोरियल, उससे संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी। तो यहाँ पे देखो ड्रिल और अभ्यास ही होगा, यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि भी आप क्या है, विशिष्ट विषय से संबंधित, मान लीजिए आप टाइपिंग से संबंधित पहले से सीखे हुए प्रकरणों को कवर करने के लिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा मोड, तो ड्रिल और अभ्यास होगा इसका। निम्न में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो आपको मैं पुनः बता दूं, मनोविज्ञान के प्रश्न आएंगे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में सब्जेक्ट के साथ में ये आईसीटी और पेडागोजी आनी है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। भाई जैसे अभी हम सीख रहे हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहे हैं, इधर लैपटॉप है, इसमें पीडीएफ खोल रखी है या खुली हुई है, सामने कैमरा है, इंटरनेट का प्रयोग है, ऑडियो है, वीडियो है ना, कंप्यूटर चल ही रहा है। कंप्यूटर के अंदर भी जैसे एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, ये जैसे पीडीएफ ओपन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ें अपन, ये क्या है, सारा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। देखो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब एक असिस्टेंट और आ गया अपना आजकल, कौन सा, जो चैट जीपीटी बोट, वो भी अपना असिस्टेंट हो गया, उसको आप कुछ भी कहोगे वो करके देगा। तो इसके लिए क्रियान्वयन के लिए कौन कौन जिम्मेदार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर। मेरे विचार से तीनों ही इसमें होने चाहिए, क्योंकि तीनों ही इसमें हो गए ना। देखो भाई हार्डवेयर भी जरूरी है, कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर दिखेगा कहाँ। सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, कोर्सवेयर, कोर्सवेयर क्या हो गया, पर्टिकुलर किसी आवश्यकता से संबंधित। कोर्स जैसे होता है ना विषय, कोई पाठ्यक्रम, वैसे। अब जैसे कंप्यूटर है, तो अब मेरे कंप्यूटर जो काम आ रहा है वो आ रहा है टीचिंग से संबंधित। यही कंप्यूटर अगर मान लो मेडिकल स्टोर में है या किसी कंपनी में, तो वहाँ पे कितना प्रोडक्ट बिका, कितना आया, कितना सेल किया, कितना बाकी है, उससे संबंधित वहाँ काम आता है, तो वो पर्टिकुलर कोर्स हो गया उसका। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को, शिक्षण अधिगम हो गया ना, इस प्रक्रिया में आईसीटी, ये जो कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह ये, तो एकीकृत करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? बहुत सरल होगा मेरे ख्याल से, लाभ नहीं है का पूछा है ना। तो अब मान लो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, एक तो किताब से ओल्ड मेथड से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, और एक आप कंप्यूटर की मदद से, प्रोजेक्टर है या फिर डिजिटल बोर्ड है, आप वीडियो दिखा रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, या फिर आप उनको कार्टून्स वगैरह के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, आईसीटी का प्रयोग हो गया। तो इसका लाभ रुचिकर और प्रभावी अधिगम, ये तो होगा ही ना आईसीटी के प्रयोग से। ये शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से संलग्न करता है। अगला पढ़ो, यह छात्र को नए कौशल, बिल्कुल नए कौशल सीखेगा ही। ये किसी भी समय कहीं भी सीखने में मदद करता है, क्योंकि आपके हाथ में ही है मोबाइल, आपके हाथ में कंप्यूटर है, तो आप जरूरी नहीं कि क्लास में आप मिस कर गया, रिकॉर्ड है आपके पास में, अब आप अब देख लो। तो ये देखो, ये सीधा सा यहाँ ये एक शब्द होता है ना, वो एक शब्द ही आपके या तो 2 नंबर काट लेता है या दिला देता है। तो ये ध्यान से पढ़ना है। देखो शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में, सक्रिय रूप से होता तो सही था, निष्क्रिय रूप से संलग्न। अब निष्क्रिय विद्यार्थी पढ़ा है, ऐसा तो संभव नहीं है ना, सामने ऑडियो है, वीडियो है, तो एक्टिव होगा बच्चा। तो ऐसे शब्द कई बार, लाइन पूरी सही है, एक शब्द गलत डाल दिया, निश्चित, अनिश्चित, तो ये आप ध्यान रखें। हम भी जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं उसको भी इसी फॉर्मेट में बनाते हैं, आरपीएससी वाले फॉर्मेट में। टेलीग्राम पे भी हम क्वेश्चन डालते हैं, आप देखना। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता के पक्ष में सम्मिलित है? अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता कौन हो गया, स्टूडेंट, लर्नर। तो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम समस्याओं का निदान, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इसमें देखो अधिगम समस्याओं का निदान है ना, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, ये स्टूडेंट करता है क्या, बताओ? आप कहेंगे नहीं, ये तो स्टूडेंट नहीं करता भाई, डायग्नोसिस करना तो काम तो मनोवैज्ञानिकों का है, टीचर का है, ठीक है। तो क्या चौथा तो इसमें नहीं होगा। अब पहले आप ये ढूंढ लो कि चौथा कहाँ आ रहा है, ठीक है, उसको हटा दो, चौथा इसमें आ रहा है, तो अपना ये उत्तर तो नहीं है। क्या पूछा है इसने, सम्मिलित है, सम्मिलित है पूछा है, और 6 दिए नहीं है, 4 ही दिए हैं, तो 2 अपने को उड़ाने हैं।
तो चौथे को उड़ा दो, एक इसमें उड़ गया, एक इसमें चौथा उड़ गया, एक इसमें चौथा उड़ गया, बस हो गया काम अपना। अब कैसे हुआ काम देखो, सिंपल तरीके से, टेक्निक से, कि भाई अपने को कई उलझना, अधिगम समस्याओं का निदान, ठीक है, ये उसका काम नहीं है। अब है क्या फिर काम, ये देख लो दूसरा, तो अभिप्रेरणा भी नहीं है। अभिप्रेरणा का काम भी टीचर का है, ये माना इन्होंने अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। अब विद्यार्थियों का व्यक्तित्व है, वहाँ अधिगम करता व्यक्तित्व तो उसका काम आएगा ना, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, कैसा है, संकालु है, या फिर खोजी प्रवृत्ति का है, तो जो खोजी है वो ज़्यादा सीखेगा, एक ढीला ढाला पड़ा वो कम सीखेगा। बुद्धि का लेवल काम आएगा, बुद्धि उसका आईक्यू लेवल कितना क्या है उसके अनुसार ही सीख पाएगा। अधिगम करता के पक्ष का बारे में पूछा है कि स्टूडेंट का पक्ष है यहाँ। फिर मनोवैज्ञानिक समस्याएं उसके मान लो है, टेंशन है, तनाव है नहीं है। और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी काम करती हैं, किसी बालक का तेज, किसी का कम विकास, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, व्यक्तित्व। और तो यहाँ पे हमने चौथा निकाल दिया और पहला निकाल दिया। पहले में आप विपरिणाम में कंफ्यूज हो रहे थे, को केवल चौथे से भी काम हो रहा था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसमें मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी नहीं है भाई बताओ। तो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में तो उपयोगी है ये, मनोविज्ञान बताता है। वातावरण के साथ समायोजन करना अपने को मनोविज्ञान सिखाता है। विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना सिखाता है क्या, कंपटीशन अमोंग स्टूडेंट्स, उनके आपस के बीच में कि प्रतिस्पर्धा करो, है ना। या फिर देखो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, परंतु केवल प्रतिस्पर्धा। अगला देखो, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, तो ये सारे तो एकदम शुद्ध रूप से हैं, ये नहीं है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाना। स्वस्थ कंपटीशन अलग चीज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच का कहा है, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता। तो शिक्षक है, आप शिक्षक बन रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड आप, और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है हमारे लिए, आपके लिए। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को हम पहचानते हैं मनोविज्ञान पढ़कर, कि भाई अभी किशोर अवस्था में है, बाल्यावस्था में है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं हम, कि भाई बालक अलग अलग है, कक्षा के अंदर सारे सब एक जैसे नहीं हो सकते। अपवादात्मक बालकों की समस्याओं को नकारने में, ये लो पकड़ लो इस शब्द को बस, समूह गतिकी को समझने में। अब समूह गतिकी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इधर देखो, ग्रुप डायनेमिक, समूह है यानी विद्यार्थी अकेला होता है तो शांत होता है, समूह में बैठा है तो शरारती भी हो सकता है, समूह में एक्टिव भी हो सकता है, टीम भावना से अच्छे काम भी कर सकता है, तो समूह गति की होती है। तो ये भले आप इस पे गौर नहीं किया, इस पे देख लो, अपवादात्मक बालक है यानी नेग्लेक्टिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शंस चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल्स, यानी जो अपवाद वाले बालक है ना, कौन से बालक, जो विभिन्न प्रकार के, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज है, या बहुत ज़्यादा डल है, परेशान करने वाले हैं, चंचल है, शरारती है, ठीक है, अपराधी है, तो ऐसे बालकों की समस्याओं को तो हम पढ़ते हैं ना, बाल अपराधी और सब आते हैं मनोविज्ञान में, तो उनको हम नकारेंगे थोड़ी, नकार दिया तो फिर मतलब ही क्या है, फिर तो मनोविज्ञान का उद्देश्य ही क्या है। तो इसलिए ये देखो, यहाँ नकारना आया था और वहाँ ही ऐसा एक शब्द और आया था ना ऊपर, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है लास्ट पर्सन, इसके बाद एक और है सेकेंड वाला, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन है। कि मनोविज्ञान की सीमाएं भी तो है ना, ऐसा थोड़ी कि मनोविज्ञान होल एंड सोल है, सब कुछ सॉल्यूशन है, इसमें भी कुछ कमियां है, कुछ इसकी सीमाएं हैं। जैसे देखो, कूट है ये, दो या तीन आपको चुननी है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिर्फ ओनली सिद्धांत, नियम और तथ्य का ज्ञान समुचित शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ है। सही बात है, केवल सिद्धांत से काम थोड़ी चल जाएगा, नहीं चलेगा ना, प्रैक्टिकल ज्ञान भी चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव। ठीक है, तो ये तो सीमा है इसकी, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठता होने से परिणाम और निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते। अब शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, अधिक आत्मनिष्ठता, देखो
क्या आया है? सब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए हमें, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अपने विचार थोप रहे हैं, वो नहीं चाहिए। जो वास्तविकता है वो चाहिए। तो अधिक, वो भी अधिक और आ गई, आत्मनिष्ठता आ गई, तो इससे परिणाम है, निष्कर्ष है, वो विश्वसनीय नहीं होंगे। आप किसी बालक के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम पहले से ही अपने विचार, पूर्व धारणा उसके बारे में बना रखी है, उस बालक के बारे में या उसके गांव के बारे में, समाज के बारे में, जाति के बारे में, या फिर अपने व्यवहारगत, मान लो उसने अपना अपमान किया, कुछ किया, तो पहले ही बना रखी है। तो अधिक आत्मनिष्ठता हो गई ना, तो परिणाम, निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं आएंगे। तो बी भी सही है। अब देखो तीसरा, पहले देख लो ऑप्शन में 3 भी दे रखे हैं क्या? 3 दे रखे हैं, तो हमें तीसरे पर भी देखना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है ना, उनका प्रयोग जो है वो वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पा रहा, ये भी इन्होंने माना है। तो तीनों ही ए बी सी गलत है, ए बी सी गलत है, सही उत्तर का चयन करना है। सीमाओं से संबंधित कथन है ए बी और सी, तो यहाँ सही उत्तर का हमें चयन करना है। सही उत्तर हमें ए बी और सी तीनों ही सीमाएं लगी क्या? ए बी सी सही है। ए बी सी, सॉरी सॉरी है ना, तब मुझे लगा ऐसे कैसे, चौथे पे नहीं, ये तीसरे पे टिक लगाना था। तो ए बी सी सही है, गलत से तो फिर मामला ही उल्टा हो गया ना। मैंने कहा मेरी व्याख्या की गलत हो गया तो मतलब कैसे बैठा फिर, है ना। तो ए बी सी सही है, मतलब तीनों ही इसकी सीमाएं है। फिर ज़्यादा सिद्धांत भी काम नहीं चलेगा, आत्मनिष्ठता काम की नहीं है, और सिद्धांत तो है परंतु उसका प्रयोग पूरा वस्तुनिष्ठ ढंग से थोड़ा मुश्किल होता है, समझ गई होता है। अब लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? प्रभावी विद्यालय, या विद्यालय का प्रभावी, क्या लिखा हुआ है? नोट है ऑर्गेन, इफेक्टिव स्कूल, अच्छा प्रभावी विद्यालय। तो प्रभावी विद्यालय का मतलब एक अच्छा शानदार विद्यालय, अनुशासन वाला, तो उसका घटक नहीं है। विद्यालय में देखो स्टाफ की स्थिरता तो होनी चाहिए। अब आज टीचर है, कल दूसरे आ गए, परसों तीसरे आ गए, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, नेतृत्व यानी लीडरशिप प्रिंसिपल है, और है इंस्ट्रक्शन। देखो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन और ऑर्डर तीनों में फर्क है, अनुदेशन, निर्देशन और आदेश। तो नेतृत्व कैसा होना चाहिए? अनुदेशन वाला, कि देखिए आपको ये काम करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक है, ये आप कीजिए। वो अनुदेशन हो गया, आपको ऐसे करना है वो, मतलब उनको जो है इंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो वाला नेतृत्व, बिल्कुल लोकतांत्रिक नेतृत्व चाहिए। पाठ्यचर्या, अभिव्यक्ति, करिकुलम, आर्टिकुलेशन। तो पाठ्यचर्या करिकुलम के अनुसार गतिविधियां होनी चाहिए, स्वाभाविक है। आदेश और अनुशासन, देखो अनुशासन तो जरूरी है, परंतु तो आदेश वाला एक शब्द है ना, अब अपने को 4 में से चुनना है, तो अब किसको निकाले अपन? तो अनुशासन तो चलो ठीक है, परंतु जो आदेश है ना, ऑर्डर 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 ऑर्डर, ये ऑर्डर वाला जो है ना वो ठीक नहीं है लोकतंत्र में। इंस्ट्रक्शन तो अच्छा है, डायरेक्शन भी ठीक है, ऑर्डर नहीं। तो ये आदेश वाला जो है ये हम, तो इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान के आए हुए 30 क्वेश्चन देखे, हालांकि व्याख्या की है, तो कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। टाइम तो हालांकि 1 घंटे के आसपास हो गया। इसी प्रकार से हम, आप कमेंट करके बताना, तो इतिहास वाला भी, और फिर इसके अलावा हम जो है हिंदी वाला 2 पेपर हम और ले लेंगे। तो एकदम लेटेस्ट जो 4 महीने पहले आए 90 क्वेश्चन का आपके व्याख्या सहित प्रैक्टिस हो जाएगी। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे भेज दी है, और वैसे डिटेल जो है इसकी जो मनोविज्ञान है वो हमने कोर्स में भी करवा रखा है, और मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मनोविज्ञान और कंप्लीट बाकी सब्जेक्ट की भी। यस गुरु पे और यस गुरु प्राइम पे कोर्स अवेलेबल है। धन्यवाद।